नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज साइंस का 6वां टेस्ट है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जो इस क्लास में पहली बार आए हैं वो जाके बाकी टेस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। ये 6th टेस्ट है आपकी एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सब के कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि कुछ मैराथन क्लासेस और करवा दीजिए। तो मेरा आप सबसे एक अनुरोध ये है कि जो मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं आप उन्हें देख लीजिए। हम रेगुलर टेस्ट लेके आ रहे हैं, जैसे सोशल साइंस के लिए अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलग अलग सेशंस लेके आएंगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम तक जो टेस्ट की प्रैक्टिस है वो सारे क्वेश्चंस की ना हो पाए। क्योंकि हम अगर पॉलिटी लेके आते हैं, फिर हम हिस्ट्री लेके आते हैं, तो वो एक एक दिन के लिए काफ़ी बर्डन हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेस्ट रेगुलर करते रहेंगे तो हमें एक टेस्ट में सोशल साइंस के मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, दूसरे दिन हमें साइंस के टेस्ट मिल रहे हैं, उसमें हमें अलग अलग जो डाइवर्सिटी है साइंस के, जो आपका सिलेबस का पार्ट है, उससे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो मेरे अनुसार अब आपके टेस्ट, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वही इंपॉर्टेंट है। और हम आपके एग्जाम तक यही सेशंस कंटिन्यू करते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे आपके लिए, जैसे हम अभी टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए, क्योंकि अब इस समय बिल्कुल भी नहीं है चीज़ों को ब्रॉड लेवल पे जाके पढ़ने का, वो समय गया। अब समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। देखिए, पहला सवाल है WBC की आयु लगभग कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 120 दिन, 10 से 12 दिन, 5 से 21 दिन, 13 से 20 दिन। बताइए WBC की आयु लगभग कितनी होती है। आज ये फिर ब्लू आ रहा है, बताइए WBC की आयु लगभग कितनी होती है। देखिए, WBC को किस नाम से जाना जाता है, और WBC को और किस नाम से जाना जाता है बताइए। मैंने बहुत बताया है आपको, ल्यूकोसाइट्स के नाम से। ये सवाल पूछा जाता है कि WBC को और किस नाम से जाना जाता है, तो WBC को और किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में। ये जरूर याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। और WBC की आयु लगभग कितनी होती है। WBC की आयु होती है 13 से 20 दिन। कितनी आयु होती है WBC की। 13 से 20 दिन आयु होती है WBC की। और इसे ही क्या जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। आ जाए कभी तो याद रखिएगा, वाइट ब्लड सेल, WBC। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में। WBC का काम क्या होता है, शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कौन करता है, WBC करती हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी होता है कि जब हम WBC के बारे में जान रहे हैं तो सारी चीज़ें जानें। अब यहाँ RBC भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लेटलेट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप मुझे बताइए कि RBC को किस नाम से जाना जाता है। हमने ये जाना कि WBC की आयु कितनी होती है, 13 से 20 दिन, ठीक है। WBC को ल्यूकोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। WBC क्या करती है, शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ये भी ठीक है। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो अगर हम WBC पढ़ रहे हैं तो क्या यहाँ हमें RBC नहीं पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ना हो अलग अलग। हम अगर एक जगह WBC और RBC को पढ़ लेंगे तो अलग अलग कन्फ्यूज़न नहीं होगा। RBC को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट्स के रूप में, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। इनकी जीवन आयु कितनी होती है, इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। जैसे WBC का जीवन काल था 13 से 20 दिन, तो RBC का कितना होता है, RBC का होता है 120 दिन। तो अगर हम यहाँ पे अंतर पढ़ लेते हैं तो हमें कभी भी जीवन में डाउट नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ आपको WBC पढ़ाया, अब मैं बाद में जाके आपको RBC पढ़ाऊँ तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा WBC और RBC में। तो मुझे ऐसा पढ़ाना चाहिए आपको कि यहाँ पे मैं दोनों अंतर आपको बता दूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों में। तो WBC की आयु अगर 13 से 20 दिन है तो RBC की आयु कितनी है, 120 दिन की होती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। और WBC को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के रूप में। RBC क्या काम करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, WBC। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, WBC के द्वारा होता है। ये भी याद रखना है। एक बार कहीं मैंने सवाल पढ़ा था, उसमें आया हुआ था कि RBC को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो उसमें राइट आंसर था एरिथ्रोसाइट्स। RBC को किस नाम से जाना जाता है, RBC को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। और एक और होता है थ्रोम्बोसाइट, वो भी यही जान लीजिए ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो आपको। थ्रोम्बोसाइट,
थ्रोम्बोसाइट के रूप में किसे जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में प्लेटलेट्स को जाना जाता है, प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स का उपनाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। तो कभी सवाल आ जाए कि प्लेटलेट्स क्या करती हैं, तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको WBC, RBC, प्लेटलेट्स सब के बारे में एक जगह जानकारी मिल गई। इसलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अगर इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, उसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई जा सके एक ही जगह। तो WBC को हम किस नाम से जान रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स के रूप में। RBC को किस रूप में जान रहे हैं? एरिथ्रोसाइट्स के रूप में। प्लेटलेट्स को किस रूप में जान रहे हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। WBC का काम क्या होता है? शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। RBC का काम रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाना। क्लियर? तो थोड़ा सा याद रखिएगा। WBC की आयु कितनी होती है? 13 से 20 दिन। RBC की आयु होती है 120 दिन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ेंगे और आपके एग्जाम तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस हो भी जाएगी, और हो ही गई है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अब अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं टेस्ट में। इसमें भी बताना है आपको। ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं? दूसरी चीज़, टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जो अकशेरुकी है? अकशेरुकी का मतलब होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो नहीं होती, वो होते हैं अकशेरुकी प्राणी। तो अब ऑप्शंस देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी है? मेढक, मछली, केचुआ, कबूतर। बताइए किसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो आपको सबको पता है कि अकशेरुकी जीव कौन से होते हैं। कुछ कीड़े होते हैं, मकड़ियाँ होती हैं, ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस और केचुआ, ये होते हैं अकशेरुकी जीव जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। तो अकशेरुकी जीव कौन है? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे कीड़े हैं, मकड़ियां हैं, ऑक्टोपस है, केकड़े भी इन्हीं में शामिल होते हैं। केकड़े वो भी इसी में शामिल होते हैं। जो केचुआ है वो किस संघ का सदस्य है? केचुआ किस संघ का सदस्य? एक बार कहीं सवाल आया था ये कि केचुआ किस संघ से रिलेट करता है, तो एनेलिडा संघ से। केचुआ किस संघ से है? एनेलिडा। और ये श्वसन किसके माध्यम से करता है? केचुआ श्वसन किसके माध्यम से करता है? ये भी सवाल पूछा जाता है। तो केचुआ जो श्वसन करता है वो अपनी त्वचा के माध्यम से करता है, त्वचा से। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इतनी चीजें। निम्नलिखित में से अकशेरुकी प्राणी कौन है? अकशेरुकी का मतलब होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो रीढ़ की हड्डी किनकी नहीं होती है? जैसे केकड़ा है, कीड़े हैं, मकड़ियां हैं, ऑक्टोपस है, केचुआ है। तो किसकी नहीं होगी? कौन होगा अकशेरुकी प्राणी? केचुआ। पूछ ले कि केचुआ किस संघ में आता है, तो केचुआ एनेलिडा संघ में आता है। ये संघ पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सा जीव किस संघ का सदस्य है। तो केचुआ किस संघ का सदस्य है? एनेलिडा संघ का। दूसरा, केचुआ श्वसन कहाँ से करता है? केचुआ सांस कहाँ से लेता है? तो केचुआ अपनी जो स्किन है, त्वचा है, उससे सांस लेता है। तो थोड़ा सा इतनी चीजें भी याद रखिएगा कि जब जान ही रहे हैं केचुआ को, तो ये याद रहे कि ये एनेलिडा संघ से है और ये त्वचा के माध्यम से अपने श्वसन करता है। क्लियर? अकशेरुकी प्राणी कौन है? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होती है? बताइए, मानव शरीर में पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? मैंने पाचन बहुत अच्छे से समझाया आप सबको। जो डाइजेशन सिस्टम है या पाचन क्रिया है वो किस अंग में पूरी होती है? जाके ये पूरी हो जाती है। बताइए, आपके सामने ऑप्शन है आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताइए पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होती है? मुख्यतः पूछा है सबसे ज्यादा। तो जो पाचन क्रिया है मुख्यतः किस अंग में पूर्ण होती है? तो मुख्यतः पूछा है, मतलब सबसे ज्यादा पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन का जो सबसे ज्यादा पाचन है वो छोटी आंत में होता है। भोजन के अधिकांश हिस्से का जो पाचन होता है वो कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। यहीं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब आपको लगेगा तो फिर बड़ी आंत क्या करती है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ खाना पचने के बाद जो भी अपशिष्ट होता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत क्या करती है? उस अपशिष्ट से नमक को और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, नमक और पानी का अवशोषण कर लेती है बड़ी आंत, और फिर उसको बाकी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो भोजन का जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है।
छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा पाचन होता है, छोटी आंत में ही पोषक तत्वों का सबसे ज़्यादा अवशोषण भी होता है भोजन के। बड़ी आंत क्या करती है, छोटी आंत से जो भोजन पचने के बाद जाता है बड़ी आंत में तो वो अवशिष्ट कहलाता है। अपशिष्ट, उस अपशिष्ट से नमक और पानी एब्जॉर्ब करने का काम बड़ी आंत कर लेती है और फिर बाकी जो वेस्ट होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अमाशय में किसका पाचन होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखिएगा। अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। यकृत, लीवर, लीवर में किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। और लीवर ही किस रस को निकालता है, पित्त रस को। और ये पित्त रस किस लिए निकलता है, वसा के पाचन के लिए ही निकलता है। और यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और भोजन का जो पाचन है वो शुरुआत भी कहाँ से होती है, हमारे मुंह से होती है। MPPSC का 2022 का कि 23 का मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें एक सवाल था कि हमारे भोजन के जो पाचन की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। ऑप्शन था अमाशय और मुंह और ये सारी चीज़ें। तो जो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है वो कहाँ से हो जाती है, मुंह से हो जाती है। क्योंकि पहली बात हम पहला निवाला कहाँ लेते हैं, अपने मुंह में लेते हैं, तो मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो सवाल आए कि हमारे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू हो जाता है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अमाशय में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। यकृत, जिसे लीवर के नाम से भी जाना जाता है, यकृत, इसी को कहते हैं लीवर। लीवर में किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। लेकिन वसा का नॉर्मल पाचन नहीं होता, पित्त रस निकलता है, पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। छोटी आंत में क्यों पाचन होता है, क्योंकि छोटी आंत भोजन के जितने भी पोषक तत्व हैं उनका सबसे ज़्यादा अवशोषण कर लेती है। छोटी आंत में सारे पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ, भोजन पचा, जो अपशिष्ट निकला वो बड़ी आंत में गया। छोटी आंत से भोजन पचने के बाद अपशिष्ट बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत ने उस अपशिष्ट से नमक एब्जॉर्ब किया और पानी एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी हमारे शरीर से वेस्ट बाहर निकल गया। ये होती है पूरी पाचन प्रक्रिया। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एक ही चीज़ बस इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने जान लिया कि भोजन का पाचन मुख्यतः पूछा था, मुख्यतः कहाँ होता है, तो हम लगा के चले आए छोटी आंत। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम बाकी चीज़ें भी जानें ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी आता है तो हम उसको कर पाने में सक्षम रहें कि हाँ हमसे बन रहा है। तो मुंह में किसका पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अमाशय में किसका पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन। लीवर में किसका पाचन हो रहा है, वसा का पाचन। और लीवर में ही पित्त रस का उत्पादन भी होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है और बड़ी आंत नमक और पानी का अवशोषण करती है। मान लीजिए सवाल आ जाएगा कि नमक और पानी का जो अवशोषण है, एब्जॉर्ब जो होते हैं नमक पानी, वो बॉडी के किस पार्ट में होते हैं, फिर क्या लगा के आएंगे आप। इसलिए ज़रूरी होता है हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ना। तो नमक और पानी का जो अवशोषण है वो कहाँ होता है पूछेगा तो बड़ी आंत में होता है। और भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन, तो राइट आंसर छोटी आंत। क्लियर। चलिए, पित्त रस का कहाँ रिलीज होता है, पित्त रस यकृत में रिलीज होता है, लीवर में रिलीज होता है। ये सवाल भी पूछा गया है एक क्वेश्चन कि पित्त रस कहाँ रिलीज होता है, तो पित्त रस लीवर में रिलीज होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन रक्त के किस कक्ष से शरीर में पंप होती है, बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, वो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो हृदय के किस कक्ष से शरीर में जाता है। मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो शरीर के किस पार्ट से शरीर में पंप होता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। बताइए, शुद्ध ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो हृदय के किस कक्ष से शरीर में पंप होता है, शरीर में पंप होता है। तो आप सबको पता है कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव जो हृदय है उसके कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष कौन से होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, 2 निलय होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए, दायां आलिंद और दायां निलय क्या करते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। दायां आलिंद और दायां निलय, दायां आलिंद क्या करता है, ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ये फेफड़ों तक ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर से कहाँ ले जाता है, ये रक्त प्राप्त, एक मिनट, ऑक्सीजन युक्त रक्त को अच्छे से लिख देती हूं मैं ताकि आपको डाउट ना हो। यहाँ पे ऑक्सीजन रहित मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रहित रक्त को ये शरीर से प्राप्त करता है दायां आलिंद,
शरीर से प्राप्त करता है। तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त पूछा है, और यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन में पूछा है कि ऑक्सीजन युक्त, ना कि रहित। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आपको दायां आलिंद और दायां निलय का काम भी याद रहे, और बाएं आलिंद और बाएं निलय का भी, तो आप उसका सही आंसर बिल्कुल कर देंगे। तो दायां आलिंद क्या काम करता है? ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर से प्राप्त करता है और दाएं निलय में पंप कर देता है। फिर दायां निलय क्या करता है? इसी ऑक्सीजन रहित रक्त को, ऑक्सीजन रहित रक्त को ये फेफड़ों तक ले जाता है, फेफड़ों तक ले जाता है। अब आते हैं बायां आलिंद और बायां निलय में, कि बायां आलिंद और बायां निलय क्या करते हैं। तो देखिए, बायां आलिंद और बायां निलय ये क्या काम करते हैं? अब आप प्रोसेस समझिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर बता के आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लेगा। इससे कुछ भी पूछ सकता है कि दाएं आलिंद का काम क्या है, दाएं निलय का काम क्या है, बायां आलिंद क्या काम करता है, बायां निलय क्या काम करता है। तो हमें वो सब जानना है ताकि हम एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर होके जा सके। तो बायां आलिंद क्या काम करता है? अब देखिए, दाएं आलिंद ने क्या किया? ऑक्सीजन रहित रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको शरीर से इसने प्राप्त कर लिया। दाएं निलय ने क्या किया? इसी ऑक्सीजन रहित युक्त को ये फेफड़ों तक ले गया। अब बायां आलिंद क्या करेगा? फेफड़े क्या करेंगे? पंप करेंगे। तो फिर जब ऑक्सीजन रहित रक्त को, और उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब बायां आलिंद क्या करता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त कर लेता है। यहाँ फेफड़ों में गई थी ना ऑक्सीजन रहित जो ब्लड था, वो फेफड़ों में यहाँ पे गया हुआ था, और यहाँ फेफड़ों ने पंप किया, इसमें ऑक्सीजन मिली। अब दायां आलिंद क्या करेगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ लेके जाएगा? फेफड़ों तक। ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से ये प्राप्त करेगा, और ये बायां आलिंद क्या कर देगा? इसी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप कर देगा, शरीर में पंप कर देगा। तो बेसिकली बहुत उसमें मत जाइए, कंफ्यूज मत होइए, एक सीधी सिंपल सी बात बताती हूँ मैं। ऑक्सीजन रहित रक्त, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको शरीर से प्राप्त कौन करता है? दायां आलिंद। जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको फेफड़ों से प्राप्त कौन करता है? बायां आलिंद। यहाँ पे याद कैसे रहेगा? अधिकतर जो हम अपने भोजन खाने का काम करते हैं वो हम दाएं हाथ से करते हैं, लिखने का काम करते हैं हम दाएं हाथ से करते हैं, हम पूजा में कुछ अर्पण करने का काम करते हैं दाएं हाथ से करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा? जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, वो सही रक्त नहीं है, उसको शरीर से प्राप्त करने का काम है दाएं आलिंद का। यहाँ जस्ट उल्टा है। लेकिन यहीं पे बायां जो आलिंद है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को वो फेफड़ों से प्राप्त करता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से लेने का काम कौन कर रहा है? जस्ट उल्टा, बायां हाथ। यहाँ पे बाएं को अच्छा माना गया है। तो बायां आलिंद क्या कर रहा है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले रहा है, और बायां आलिंद क्या कर रहा है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप कर दे रहा है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यूज करने का काम कौन कर रहा है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यूज करने का काम मतलब हमारा बायां जो हाथ है वो कर रहा है। तो यहाँ जस्ट उल्टा है। मैं सिर्फ इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। कई बार समझा चुकी हूँ बायां आलिंद दायां आलिंद। टेस्ट में आप देखने जाएंगे वहां भी आपको दिखेगा कि चीजें समझाई गई। तो बार बार रिपीट कर रही हूँ, दाएं जो यहाँ उल्टा है, दायां आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर से प्राप्त करता है, दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। फेफड़ों में पंप होता है ऑक्सीजन रहित युक्त, इसमें ऑक्सीजन मिलती है। बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से प्राप्त करता है, और बायां निलय उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप कर देता है। और वही पूछा है कि शरीर में पंप कौन करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप कौन कर रहा है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप कौन कर रहा है? बायां निलय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायां निलय। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के किस कक्ष से शरीर में पंप किया जाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप कौन कर रहा है? बायां निलय। और थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे दाएं और बाएं की जो कहानी है वो थोड़ा सा उल्टी है। हृदय के कक्षों में हमेशा दायां हाथ अच्छा माना जाता है कुछ भी चीज के लिए, पूजा में अर्पण करने के लिए कोई चीज, लेकिन यहाँ पे जो दायां आलिंद है वो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवहन करता है।
लेकिन ऑक्सीजन युक्त रक्त का, ऑक्सीजन जिस ब्लड में है उसका परिवहन यहाँ पे बायां आलिंद और बायां निलय करते हैं। बायां आलिंद फेफड़ों से प्राप्त करता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को और बायां निलय उसी ब्लड को शरीर में पंप कर देता है। क्लियर? बहुत बार समझा चुकी हूँ, जो इस क्लास में पहली बार थे ये उनके लिए था। क्लियर? तो बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशीय तंत्रिका संयोजन किसके संपर्क से होता है? पेशीय तंत्रिका संयोजन किसका संपर्क होता है बताइए। देखिए, जो पेशीय तंत्रिका संयोजन है, पेशीय तंत्रिका संयोजन, उसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये तंत्रिका और मांसपेशी का संयोजन होता है। किसका? तंत्रिका और मांसपेशी का। कैसे तंत्रिका और मांसपेशी का संयोजन होता है? तो इसके पीछे भी एक कहानी काम करती है। कैसे? देखिए, एक तंत्रिका तंत्र से क्या आते हैं? संदेश आते हैं। तंत्रिका तंत्र से क्या आते हैं? संदेश आते हैं। और जब ये संदेश आते हैं तो इनसे क्या होती है? मांसपेशी फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। मांसपेशी क्या काम करती है? दो काम, फैलना और सिकुड़ना। और जब ये मांसपेशी फैलती और सिकुड़ती है तो इसके माध्यम से क्या होता है? शरीर में गतिविधियां संपन्न होती हैं। इनके फैलने और सिकुड़ने से मांसपेशियों से शरीर में गतिविधियां होती तो अब आपने क्या जाना कि पेशीय तंत्र का जो संयोजन है वो किस किस का संयोजन है? पेशिका तंत्रिका तंत्र का जो संयोजन है उसमें एक तंत्रिका कोशिका जुड़ती है, उसमें एक तंत्रिका कोशिका जुड़ती है और दूसरी मांसपेशी के फाइबर से ये जुड़ता है। तो पेशीय तंत्र, इसमें हम येलो से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी से दिखेगा ये। पेशीय तंत्रिका संयोजन में कौन कौन जुड़ता है? तंत्रिका और मांसपेशी का ये संयोजन होता है। काम कैसे करता है बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा याद रहे। आप सबको पता है तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? हमारी बॉडी में संदेश पहुंचाने का काम करता है। जब बॉडी में संदेश आते हैं, हमारी बॉडी में जब संदेश आते हैं मांसपेशियों में, तो मांसपेशी फैलती और सिकुड़ती हैं। जब मांसपेशी फैली और सिकुड़ेंगी तो शरीर में गतिविधियां संपन्न होंगी। ये पूरा तंत्र काम करता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कभी भूलेगा नहीं, वो चीज़ रटना नहीं पड़ेगा कि पेशीय तंत्रिका और मांसपेशी का संयोजन है। कैसे? किस लिए? क्योंकि तंत्रिका तंत्र क्या काम करती है? हमारी बॉडी में संदेशों को पहुंचाने का काम करती है। जब संदेश मांसपेशियों में आते हैं, ये संदेश लगातार मांसपेशी में आ रहे हैं, ये संदेश लगातार मांसपेशी में आ रहे हैं। तो जब ये लगातार संदेश मांसपेशी में आते हैं तो मांसपेशी फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है और सिकुड़ती है। तो उसी फैलने और सिकुड़ने के कारण हमारे शरीर में गतिविधियां उत्पन्न होती हैं और ऐसे पूरा तंत्र काम करता है। तो पेशीय तंत्रिका तंत्र संयोजन क्या है? पेशीय तंत्रिका तंत्र संयोजन में एक तंत्रिका कोशिका मांसपेशी फाइबर से जुड़ती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब ये मांसपेशी में संदेश आएंगे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तो मांसपेशी फैलेगी और सिकुड़ेगी, जिससे शरीर में गतिविधियां होंगी। क्लियर? चलिए, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जल्दी बता दीजिए, आधा सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें आपको, कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। जल्दी बता दीजिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है, इस आंतरिक अंग को याद रखिएगा। आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़ा। तो मानव शरीर का यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो है लीवर। लेकिन अगर पूछ लेता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग नहीं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक नहीं, सबसे बड़ा अंग ओवरऑल, तब आप क्या लगा के आते हैं? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है। क्लियर? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। यहाँ कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। लीवर क्या काम करता है? लीवर पित्त रस को रिलीज करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है। सवाल पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ रिलीज होता है? तो पित्त रस कहाँ रिलीज होता है? लीवर में। और दूसरा काम क्या करता है लीवर? यही होता है वसा का पाचन, और इसी वसा के पाचन के लिए ही पित्त रस रिलीज होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। क्लियर? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मैंने इसलिए बार बार मेंशन किया है कि ये याद रखिएगा, आंतरिक अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक पूछा है, आंतरिक अंग यकृत है, लीवर है। लेकिन मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग ओवरऑल पूछ लेगा तो वो त्वचा है। क्लियर? तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा।
अगर पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो वो तो लीवर है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ओवरऑल, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, स्किन है। क्लियर? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? स्किन ही है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। यकृत क्या काम करता है? पित्तरस का उत्पादन और वसा का पाचन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी क्या काम करता है? हमारे बॉडी को फिल्टर करने का काम करता है। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। फेफड़ा क्या काम करता है? श्वसन में उपयोगी होता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमारे शरीर को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा किस स्रोत से मिलती है? बताइए। मांसपेशियों का संकुचन होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब तंत्रिका तंत्र संदेशों के माध्यम से संदेश आते हैं मांसपेशियों में, तो मांसपेशियों में संकुचन होता है और इसी संकुचन के कारण गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ये सवाल। ग्लूकोज से, एटीपी से, फैटी एसिड से, प्रोटीन से? बताइए। मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बताइए। बताइए, आपसे सवाल है। मैंने आपको ये बताया था कि जब तंत्रिका तंत्र से संदेश आते हैं, वो संदेश कहाँ आते हैं? मांसपेशियों में। तो मांसपेशियां उन संदेशों के आने से वो फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, इससे शरीर में गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। इनके लिए भी, इन गतिविधियों के लिए भी क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो वो ऊर्जा मिलती है एटीपी से। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो ये भी याद रखना है कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या काम करता है? मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मांसपेशियां जो संकुचित होती हैं या मांसपेशियों के लिए संकुचन के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो कहाँ से मिलती है? तो वो एटीपी के माध्यम से मिलती है। क्लियर? और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। क्लियर? और मांसपेशियों में आप सबको पता है कि एटीपी की मात्रा सीमित होती है, इसलिए जो शरीर है हमारा वो एटीपी को जनरेट करता रहता है बार बार। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं, इसमें एटीपी की जो मात्रा है वो सीमित मात्रा होती है। और चूंकि सीमित मात्रा होती है तो हमारा शरीर खुद ब खुद ये एटीपी जनरेट करता रहता है। हमारा शरीर खुद इस एटीपी को जनरेट करता है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए मैंने बताया तंत्रिका तंत्र से संदेश आते हैं, मांसपेशियों में संकुचन होता है, शरीर में गतिविधियां होती हैं। तो उस संकुचन के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो कौन सी है? एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की मात्रा सीमित होती है या ज़्यादा होती है? सीमित होती है मांसपेशियों में। इन मांसपेशियों में जो एटीपी की मात्रा है वो सीमित होती है, इसी वजह से शरीर इसको एटीपी को खुद ब खुद जनरेट करता रहता है। क्लियर? तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है और ये सीमित मात्रा में होती है, इसलिए शरीर इसे खुद जनरेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटीपी किसके लिए जरूरी है? मांसपेशियों के संकुचन के लिए। अगला सवाल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में वर्णित है? थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो किस रूप में है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, सौर मंडल मॉडल, कणिका मॉडल, क्वांटम मॉडल। कौन बताएगा? ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो किस रूप में वर्णित है? और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? आप सबको पता है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में है? तो मैं आपको बता दूं कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो ये है कि ये जो परमाणु है वो थॉमसन के अनुसार कैसा है? प्लस चार्ज में है, धनावेशित है। जो ये पूरा परमाणु है ये परमाणु है, तो ये परमाणु कैसा है? थॉमसन के अनुसार ये प्लस चार्ज में है, धनावेशित है परमाणु। और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस चार्ज में, ये माइनस चार्ज लिए हुए हैं, ये ऋणावेश लिए हुए हैं। कैसे? जैसे एक प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार चीज़ें होती हैं। जैसे आपने तरबूज का बीज देखा होगा, प्लम पुडिंग मॉडल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है तरबूज के जो बीज होते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा कि ये जो परमाणु है, इसको परमाणु को क्या बोला इन्होंने? तरबूज बोला। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या बोला? बीज बोला। तो इन्होंने कहा ये जो परमाणु है वो कैसा है? तरबूज के जैसा है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ये जो बीज होते हैं तरबूज में उसके जैसे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि जब आप तरबूज को बीज से काटते हैं तो उसमें कैसे बीज छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक उसमें रहते हैं ना। उसी तरह थॉमसन ने बताया कि परमाणु है जो धनावेशित चार्ज का होता है और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऋण आवेश की तरह होते हैं, उसमें फंसे होते हैं, जैसे पुडिंग में प्लम या तरबूज के बीज फंसे होते हैं। इस वजह से ये जो मॉडल कहलाता है ये प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है।
तो थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में है? थॉमसन का जो परमाणु का प्रारंभिक मॉडल है वो प्लम पुडिंग मॉडल पे है। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है? प्लम पुडिंग मॉडल कहता है कि जो परमाणु है वो धन आवेश वाले एक समान गोले की तरह होता है। परमाणु कैसा है? धन आवेश, ये धन आवेश वाले एक समान गोले की तरह होता है, जिसमें जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंसे हुए होते हैं। कैसे फंसे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन? जैसे कि तरबूज के बीज तरबूज में फंसे होते हैं। इसी वजह से इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। और जैसे पुडिंग में प्लम फंसा होता है, तो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं? जैसे तरबूज में बीज फंसे होते हैं या पुडिंग में प्लम फंसे होते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में था। ठीक है, चलिए। और ये भी बताता है कि कुल धनात्मक आवेश कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा, इतना मत जानिए, बस इतना जानिए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किस रूप में है। देखिए, मैं आपको ये बता के आगे बढ़ सकती थी, प्लम पुडिंग मॉडल खत्म, मैं आगे बढ़ जाती, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता प्लम पुडिंग होता क्या है भाई, ये तो बता दो। तभी तो कुछ पढ़ने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ पढ़ी जा रही है तब तो मतलब निकलेगा उसका। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहलाता है कि जो परमाणु है वो कैसा है? धन आवेश चार्ज का है। उस परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फंसे हुए होते हैं? जैसे एक जो पुडिंग है उसमें प्लम फंसा हुआ होता है, या तरबूज में जैसे बीज फंसे हुए होते हैं। तो तरबूज और बीज का ऑप्शन जो उदाहरण है वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमने सबने तरबूज खाए हैं। और जब तरबूज काटा जाता है तो आप देखते हैं कि कैसे उसमें बीज फंसे हुए होते हैं। तो उसी तरीके से ये परमाणु है वो एक धन आवेशित गोले की तरह होता है, और इस गोले में जो इलेक्ट्रॉन्स फंसे होते हैं वो तरबूज में बीज की तरह फंसे होते हैं, या जैसे पुडिंग में जो प्लम फंसा हुआ होते हैं उस प्रकार। इसलिए इस मॉडल को पुडिंग प्लम मॉडल कहा जाता है। तो जे थॉमसन का जो प्रारंभिक परमाणु मॉडल है वो किस आधार पे है? प्लम पुडिंग मॉडल पे। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। साबुन का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए, साबुन का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। चलिए, साबुन का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शंस हैं अम्ल, क्षार, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम, नमक, ग्लूकोज। तो साबुन का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? बताइए, साबुन का मुख्य घटक क्या होता है? आप सबको पता है साबुन बनाने में जो वसा उपयोग में आती है, साबुन बनाने में किसका यूज होता है? वसा का यूज होता है। वो वसा कैसे बनती है? वो फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों से मिलकर बनती है। कैसे बनती है वो? जो वसा फैटी एसिड के सोडियम और जो पोटेशियम लवण हैं उनके अनुसार बनती है। और ये लवण ही क्या करते हैं? वसा को पानी में घुलनशील बनाते हैं, पानी में घुलनशील बनाते हैं। तो देखिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि साबुन का मुख्य घटक फैटी एसिड कैसे है। साबुन किससे बन रही है? साबुन को बनाने में किसका यूज हो रहा है? वसा का यूज हो रहा है। ये वसा किससे मिलके बनी होती है? ये जो वसा है वो किससे मिलके बनी है? फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम जो लवण है उनसे मिलके बनी है। तो ये साबुन बनाने में किसका यूज? वसा का यूज। वसा किससे मिलके बन रही है? फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों से मिलके बनी रही है। यही लवण जो ये वसा है उसको पानी में घुलनशील बना देते हैं। जैसे साबुन घुलती है ना पानी में, तो सवाल आ जाएगा कि जो साबुन पानी में घुलती है वो क्यों घुलती है? क्योंकि ये जो फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण हैं वो इस वसा को पानी में घुलनशील बना देते हैं। तो सवाल आ जाए कि साबुन जो है वो कैसे क्यों घुलती है? क्योंकि साबुन के जो फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण है वो वसा को पानी में घुलनशील बना देते हैं। तो साबुन का मुख्य घटक यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबुन का मुख्य घटक फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण। तो इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। तो साबुन का मुख्य घटक, साबुन को बनाने में वसा का यूज। वसा किससे मिलके बनी होती है? फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवणों से। इसी सोडियम पोटेशियम लवणों के कारण जो वसा है वो पानी में घुलनशील होती है, वसा पानी में घुल जाती है, इसीलिए साबुन भी पानी में घुल जाती है। तो साबुन पानी में क्यों घुलती है ये सवाल भी आ जाए तो फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवणों के कारण, क्योंकि फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण वसा को पानी में घुलनशील बना देते हैं। अब इतनी बार रिवाइज करवाया, बार बार बोला तो आपकी माइंड में वो चीज़ बैठ रही है ना, तो आपको एग्जाम हॉल में ये क्लिक होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये लगेगा कि कहीं पढ़ा है कि फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण वसा को पानी में घुलनशील बनाते हैं। और साबुन का मुख्य घटक भी यही होते हैं, क्योंकि साबुन वसा से मिलके बनती है और वसा फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम लवणों से मिलके बनता है।
क्लियर। और इसी के कारण जो वसा है वो पानी में घुलनशील होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण। आगे बढ़ें, चलिए लिम्फोसाइट किसका हिस्सा है, बता दीजिए लिम्फोसाइट किसका हिस्सा है। लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है? ऑप्शन है आपके सामने आरबीसी, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा। श्वेत रक्त कणिकाओं को ही डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। आरबीसी क्या काम करती है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, बता चुकी हूं मैं। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स, अभी बताया है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? रक्त का थक्का जमाने का, रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। तो क्या बचा? लिम्फोसाइट किसका हिस्सा हो जाएगा? अब तो आंसर है सामने आपके, बताइए। पानी पी लूँ मैं तब तक, चलिए बताइए लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है? तो लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है? लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार। क्लियर। क्योंकि हमने जान लिया, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब हमको 3-4 चीज़ें पता होती हैं, ऑप्शन की सारी चीज़ें, तो हम अपने आप आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे हमें नहीं, मान लीजिए हमें नहीं पता है लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है, हम नहीं जानते। हमें पता है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये नहीं होगा। प्लेटलेट्स को तो थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, ये नहीं होगा। तो हमें पता अपने आप लग जाएगा कि लिम्फोसाइट्स किसका एक प्रकार है? डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार। क्लियर। तो ये होती है एलिमिनेशन मेथड। तो लिम्फोसाइट्स किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा, ये जो लिम्फोसाइट्स है वो श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। लिम्फोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार। तो ये याद रखिएगा कि लिम्फोसाइट्स किसका प्रकार है? तो डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। और डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? देखिए, लिम्फोसाइट्स भी शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, और डब्ल्यूबीसी का भी क्या काम मैंने बताया कि ये शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट्स। क्योंकि दोनों के काम सेम है। ये भी शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है और ये लिम्फोसाइट्स भी शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसीलिए लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के काम सेम। क्लियर। चलिए, एड्स का पूरा नाम क्या है? बताइए, एड्स का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताइए, एड्स का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिसीज सिंड्रोम, एडवांस इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं ना सामने, तो लगता है यार कि सही तो सब लग रहे हैं, सही होगा क्या? फिर वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ बार बार पढ़ना पड़ता है ऑप्शन को। देखिए, एड्स का पूरा नाम क्या है? देखिए, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ऑप्शन हमेशा बहुत क्लोज रहते हैं ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सके। तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ फुल फॉर्म पढ़ के जाया करिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे फुल फॉर्म दे देता है कि आपको लगेगा बस यही सही है, चारों सही ऑप्शंस दिखेंगे। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है? एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। कभी पूछ ले कि जो एड्स होता है वो किस वायरस के कारण होता है, तो आप सभी जानते हैं कि एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक बार पूछा था कहीं एचआईवी का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। राइटिंग पे मत जाइएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी सेम है, एच की जगह है ह्यूमन और वी की जगह है वायरस। तो एड्स का पूरा फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी का एच की जगह हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी और वी की जगह उसमें हो जाता है वायरस। तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है एच से ह्यूमन, ह्यूमन, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी और वी से हो जाता है वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी का फुल फॉर्म है। हर साल एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मुझे आप कमेंट करके बताइए कि हर साल जो एड्स दिवस है, एचआईवी एड्स का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डे आते हैं ना आपके एग्जाम में कि 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अभी हाल ही में 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया गया था?
बताइए। और 8th डे कब मनाया जाता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। तो एड्स का पूरा फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बताइए। जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वृद्धि हार्मोन है, वो कहाँ से निकलते हैं? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि से, थाइमस से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड से। कहाँ से निकलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स? जल्दी बताइए। आप सबको पढ़ाए गए हैं ना हार्मोन्स, बताइए कहाँ से निकलते हैं? जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आप सबको पता है ये चीज। तो ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से। जो प्रजनन हार्मोन है उनका भी श्रावण कहाँ से, मतलब वो भी निकलने का काम कहाँ से करते हैं? उनको बढ़ाने का काम कौन करता है? यही पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? मस्तिष्क में की ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के छोटे से भाग में पाई जाती है। मस्तिष्क की ग्रंथि है जो नींद को कंट्रोल कर, नींद के जागने और सोने को कंट्रोल करने का काम करती है। थायराइड आप सबको पता है, गले के जो सामने वाला हिस्सा है थायराइड ग्रंथि, गले वाले पार्ट में। तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज होता है और इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और यही क्या काम करती है पिट्यूटरी ग्रंथि? प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करती है। तो सवाल आ जाए कि प्रजनन कार्यों को भी नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तो यही पिट्यूटरी ग्रंथि ही करती है। इसी मास्टर ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? पीनियल मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो क्या करती है? नींद और जागने का चक्र है, नींद और जागने के चक्र को पूरा करती है। तो पीनियल ग्रंथि, अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कम से कम आपको याद रहेगा कि पढ़ा है कहीं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है और मस्तिष्क की छोटी सी ग्रंथि है और नींद के जागने के चक्र को ये नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पूछा जो था कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो इसी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं, इसी को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि ही ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करती है, प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। और थायराइड आप सबको पता है गर्दन के सामने पाई जाती है। और थाइमस कहाँ पाई जाती है? बताइए, थाइमस कहाँ पाई जाती है? थाइमस पाई जाती है जो छाती होती है उसमें हृदय के सामने, हृदय के सामने, चेस्ट में। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है आपके लिए कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि में। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं, इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से ग्रोथ हार्मोन्स और यही प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक छोटी सी ग्रंथि है जो नींद से जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। थाइमस कहाँ पाई जाती है? जो चेस्ट होता है उसमें हृदय के सामने पाई जाती है। और थायराइड गले के सामने पाई जाती है। क्लियर? चलिए, तो वृद्धि हार्मोन को रिलीज करने का काम पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए। महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ रिलीज होता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, थायराइड, ओवरी, यकृत, अग्नाशय। कहाँ रिलीज होता है? बहुत सरल सवाल है, जल्दी बता दीजिए। फिर ब्लू दिखने लगा क्या यार? बताइए। देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन है वो बेसिकली क्या है? प्रजनन हार्मोन है महिलाओं में। प्रजनन हार्मोन कैसे हैं? ये मासिक जो चक्र आते हैं महिलाओं को हर महीने, मासिक चक्र, और दूसरी चीज किसको नियंत्रित करने का काम करते हैं? गर्भाधारण। इसको नियंत्रित करने का काम प्रोजेस्टेरोन द्वारा होता है, इसलिए इसे प्रजनन हार्मोन कहा जाता है। तो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये ओवरी जिसे क्या कहा जाता है? अंडाशय, उसके द्वारा ये रिलीज होता है। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कैसा हार्मोन है, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रजनन हार्मोन है, जो क्या नियंत्रित करता है? महिलाओं के मासिक चक्र को, गर्भावस्था को बनाए रखने का और भ्रूण के विकास में, जो बच्चे का जो विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, उसको नियंत्रित करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा हाथ है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही प्रजनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये रिलीज कहाँ होता है? ओवरी में, जिसे अंडाशय भी कहा जाता है। तो अगर कहीं हिंदी में दिया हो अंडाशय तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओवरी। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या है? बेसिकली प्रजनन हार्मोन। क्लियर? महिलाओं की जो साइकिल्स होते हैं हर महीने आने वाले, गर्भाधारण है, भ्रूण विकास, उसको नियंत्रित करता है।
और ये कहाँ होता है, कहाँ रिलीज होता है, ओवरी में रिलीज होता है, यानी कि अंडाशय में रिलीज होता है। बढ़े आगे, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है, ओवरी में। चलिए आगे बढ़े। एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है? एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू माइनस ए टी और एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/AT²। बताइए एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है? बताइए क्या है? और आप खुद का इवैल्यूएशन करना है लास्ट में कितने आंसर सही किए आपने। एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है? जल्दी बताइए, एक समान त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो इसके लिए है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये क्या दर्शाता है? गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है? गति के पहले समीकरण को बताता है। इनमें से बाकी ये सब तो गलत दिए हुए हैं। हाँ, ये दूसरा, ये गति के दूसरे समीकरण से संबंधित है, गति का जो दूसरा समीकरण है उससे संबंधित है। तो ये सूत्र थोड़ा सा याद रखिएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/AT², ये किसका सूत्र है? गति के दूसरे समीकरण का सूत्र है। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी किसका है? गति के पहले समीकरण का। तो एक समान जो त्वरित गति के लिए कौन सा समीकरण सही है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जल्दी बता दीजिए कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। संवेग, जड़त्व, त्वरण, बल। आप सबको पता है न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना हो जाए। ये होता है गति का पहला समीकरण। तो अब गति का पहला समीकरण क्या है कि मान लीजिए यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर है यानी कि जड़त्व अवस्था में है। जड़त्व अवस्था में मतलब स्थिर है। वो कब तक स्थिर रहेगी? जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे। तो किसी वस्तु को अपने स्थान से हटाने के लिए किसकी ज़रूरत है? फोर्स की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है। तो उस नियम कौन सा कहलाता है? जड़त्व का नियम। तो गति का पहला नियम कौन सा कहलाता है? जो न्यूटन के गति का पहला नियम है वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। उसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को यदि कोई जड़त्व अवस्था में वस्तु है तो उसको वहाँ से हटाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बल की ज़रूरत पड़ेगी। और यही होता है गति का पहला समीकरण कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है वो तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। आपका दरवाजा होगा, आप जहाँ बैठे होंगे अब दरवाजे को देखिए, जब तक कि आप दरवाजे को पकड़ के बंद नहीं करेंगे या दरवाजे को पकड़ के खोलेंगे नहीं, तब तक दरवाजा एक्टिव पोजीशन में नहीं आएगा, तब तक दरवाजे पे कोई गति नहीं होगी। वही कहलाता है जड़त्व का नियम कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गति कर रही है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे। और यही कहलाता है न्यूटन की गति का पहला नियम, यानी कि जड़त्व का नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम पूछा था कि पहला नियम किससे संबंधित है? तो पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से संबंधित। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? आप सबको पता है। दूसरा नियम क्या है? F इक्वल टू एम ए। दूसरा नियम क्या कहता है? F इक्वल टू एम ए। और तीसरा नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? बताइए, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं किस दिशा में होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ऋणात्मक से धनात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक, वृत्ताकार, अनियमित। जल्दी बता दीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा किस दिशा में होती हैं? बताइए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? देखिए, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं। धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती, उत्पन्न, और कहाँ समाप्त होती हैं? ऋणात्मक आवेश में जाके समाप्त हो जाती। ऋणात्मक आवेश में जाकर समाप्त हो जाती। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? धनात्मक आवेश से उत्पन्न हुई हैं और कहाँ? ऋणात्मक आवेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। एक और याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक सवाल और पूछा जाता है, ये किस विभव से किस विभव वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं? तो ये हमेशा उच्च विभव क्षेत्र से, उच्च
विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो ये सवाल भी पूछ सकता है आपसे बिल्कुल कि उच्च विभव से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो याद रखिएगा कि ये रेखाएं हमेशा उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं और ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं? धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश में जाके समाप्त हो जाती हैं। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं? तो धनात्मक से उत्पन्न हुई, ऋणात्मक में जाके समाप्त हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि धनात्मक से ये क्या हो रही हैं? ये विद्युत रेखाएं धनात्मक से उत्पन्न हो रही हैं, यहां से उत्पन्न हुई और यहां जाके ऋणात्मक में ये जाके समाप्त हो रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से किस दिशा में होती हैं? दिशा पूछा था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस दिशा में चलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में चलती हैं? धनात्मक से उत्पन्न होती हैं, धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है और ऋणात्मक आवेश में जाके समाप्त हो जाती है। तो कहाँ से कहाँ चलती हैं? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न कहाँ होती हैं? सवाल पूछ ले तो धनात्मक आवेश से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त कहाँ होती हैं? ऋणात्मक आवेश से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस विभव क्षेत्र से किस विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर चलती हैं। हर तरह से सवाल पूछ सकता है, हमें हर तरह से प्रिपेयर होकर एग्जाम हॉल में बैठना है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी नॉलेज हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न कहाँ हो रही हैं? धनात्मक आवेश में। समाप्त कहाँ हो रही हैं? ऋणात्मक आवेश में। दूसरी चीज, किस विभव क्षेत्र से किस विभव क्षेत्र की ओर जा रही हैं? उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर जा रही हैं। और जब धनात्मक से उत्पन्न हो रही हैं ऋणात्मक में जाके खत्म, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी? धनात्मक से ऋणात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं एक सेकेंड रिकॉर्डिंग देख लूँ, चालू तो है ना? चालू तो है, हाँ सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेन कहाँ गई भाई? मस्तिष्क किस प्रणाली के अंग का भाग है? जल्दी बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क किस अंग प्रणाली का भाग है? जो हमारा मस्तिष्क है वो किस सिस्टम का पार्ट है? जल्दी बताइए। पाचन प्रणाली, नर्वस सिस्टम, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन प्रणाली? कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो हमारा मस्तिष्क है वो किसका पार्ट है? मस्तिष्क जो है किसका पार्ट है? हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और आप सबको पता है कि तंत्रिका प्रणाली क्या काम करती है? हमारी बॉडी में जो संदेश है एक जगह से दूसरे जगह उनको पहुंचाने का काम करती है। नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? संदेशों को बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो जो मस्तिष्क है वो किस अंग प्रणाली का भाग है? वो तंत्रिका तंत्र प्रणाली का भाग है। ये सभी बॉडी का जो पूरा पार्ट है उसको नियंत्रित करने का काम, संदेशों को पहुंचाने का काम, बॉडी को नियंत्रित करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। तो मस्तिष्क किस अंग प्रणाली का काम है? तंत्रिका तंत्र प्रणाली का। चलिए कभी आ जाए कि हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम कौन सा तंत्र करता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। अगला सवाल है, जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। जैविक वर्गीकरण क्यों किया जाता है? जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। प्राणियों की गिनती करने के लिए, जीवों को नाम देने के लिए, जीवों को समझाने के लिए, या वनस्पति उगाने के लिए? जल्दी बताइए। जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? जल्दी बता दीजिए। देखिए, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है ताकि जीवों की पहचान हो सके, जीवों की पहचान हो सके और उन्हें एक ग्रुप में डाला जा सके और उनको समझने के लिए कि उनमें क्या गुण है। देखिए, एक तरह के ही गुण वाले जीवों को एक समूह में बांट दिया जाता है, एक समूह में डाल दिया जाता है। एक ही जो तरह के जो कहते हैं कि जैसे मैं हूँ और मेरा कोई एक ग्रुप है दोस्तों का, तो हम क्या होंगे, सबकी प्रकृति तो अलग अलग होगी लेकिन लगभग कुछ चीज़ों की सिमिलैरिटी होगी उनमें। तो उसी सिमिलैरिटी के अंतर्गत उन्हें एक समूह में बांट दिया जाता है। तो जीवों को समझने के लिए समूहों में बांटना ही जैविक वर्गीकरण कहलाता है। और जैविक वर्गीकरण क्यों होता है? जीवों की पहचान करने के लिए, जीवों को नामकरण देने के लिए। कि एक जैसे ह्यूमंस को क्या कहा जाता है? मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अब ये भी बताना पड़ेगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। कमेंट करिए, बताइए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है।
जैसे मैग्नीफेरस इंडिका किसका है, मान लीजिए आम का है, तो अब उसको वैज्ञानिक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसी वजह से उसे जैविक वर्गीकरण के अंतर्गत उसे बांटा गया है वैज्ञानिक नाम देके। तो किसी जीवों की पहचान करने के लिए, उनको वैज्ञानिक नाम देने के लिए जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, ताकि जीवों को पहचानने में या जीवों को वैज्ञानिक नामकरण करने में या जीवों को के बारे में जानने में, उनके बारे में कि उनकी गुण क्या है, दोष क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम जैविक वर्गीकरण करते हैं। तो जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीवों को समझने के लिए उन्हें समूहों में बांट देना, ताकि उन जीवों की पहचान हो सके, उन जीवों का नामकरण किया जा सके और उनका अध्ययन सही तरीके से हो सके। तो उन जीवों के अध्ययन करने के लिए जैविक वर्गीकरण की जरूरत होती है। चलिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, जल्दी बता दीजिए कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। इतना सरल सवाल, एसआई पद्धति में बल का क्या मात्रक है, बहुत सरल सवाल है। ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डायन। डायन बताइए, एसआई पद्धति में बल का क्या मात्रक है, जल्दी बताइए। देखिए, जो ग्राम है वो द्रव्यमान की एक इकाई, ग्राम क्या है, द्रव्यमान की एक इकाई है ग्राम, और किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम। न्यूटन क्या है, आप सबको पता है, बल का एसआई मात्रक। तो पूछा किसका था, बल का, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। डायन, ये क्या है, डायन क्या है, जल्दी बताइए, बताइए। ये बल की ही एक इकाई, बल की एक इकाई है। तो याद रखिएगा, पूछा था कि बल का एसआई मात्रक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्लियर। ग्राम किसकी इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम किसकी इकाई है, किलोग्राम इकाई नहीं है, किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। और डायन क्या है, बल की एक इकाई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, थोड़ा सा याद रखिएगा। एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, बताइए। एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए, एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है एलिसा, वाइडल, पीसीआर, HbA1c। तो एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो आप सबको पता है कि एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए किया जाता है पीसीआर। पीसीआर क्या करता है, जो एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस, उसके अनुवांशिक आरएनए और डीएनए की जांच करता है। तो एचआईवी जो एड्स है उस वायरस की लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, उसके लिए पीसीआर परीक्षण किया जाता है। और ये एचआईवी के आरएनए का और डीएनए का पता लगाता है कि ये वायरस बेसिकली किस प्रकार का है आपकी बॉडी में। मान लीजिए किसी की बॉडी में एचआईवी के लक्षण हैं, तो वो एचआईवी के लक्षण किस प्रकार के हैं वो जानने के लिए कौन सा परीक्षण होगा, पीसीआर परीक्षण किया जाता है कि जो उस बॉडी में एचआईवी वायरस हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे वायरस हैं, ज़्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है, किस प्रकार के हैं, उनको सही करने के लिए किस दवाई का उपयोग किया जाएगा। तो उसी एचआईवी वायरस का आरएनए और डीएनए किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो संक्रमण किस प्रकार का है। और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा कि एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए किया जाता है पीसीआर परीक्षण। और पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज, एम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये क्या करता है, एचआईवी वायरस के आरएनए और डीएनए का पता लगाता है, जिससे संक्रमण का शीघ्र निदान हो पाता है, क्योंकि पता चल जाएगा कि किस प्रकार का वायरस है, वायरस में ये जो अनुवांशिक गुण है वो पता चल जाएंगे, तो उसका निदान कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। तो एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा है, पीसीआर। बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। क्लियर कि एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एचआईवी एड्स की पुष्टि के लिए पीसीआर परीक्षण किया जाता है। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर। और पीसीआर क्या करता है, एचआईवी वायरस किस प्रकार का है, एचआईवी वायरस का प्रकार क्या है, उसके आरएनए और डीएनए की खोज करता है, उसके बारे में पता लगाता है, ताकि जो संक्रमण है वो किस प्रकार का है इसका पता लगा के उसको निदान किया जा सके उसका। क्लियर। चलिए एलिसा और वाइडल भी जान लीजिए किसके बारे में है। आपको पता है इनमें से वाइडल किसके लिए है, वाइडल किसके लिए यूज होता है, टाइफाइड की बुखार का पता लगाने के लिए। टाइफाइड में जो बुखार होता है तो उसका पता लगाने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। तो वाइडल किसके लिए होता है, टाइफाइड के बुखार का पता लगाने के लिए। और HbA1c किसके लिए होता है, ये शायद जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए परीक्षण होता है। डायबिटिक मतलब जिनको डायबिटीज होती है, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए ये परीक्षण किया जाता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि ये परीक्षण किसके लिए किया जाता है, इस तरह का परीक्षण किसके लिए है। तो अगर आ जाए कि पीसीआर परीक्षण किसके लिए होता है, तो आपको पता है कि पीसीआर परीक्षण एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए होता है कि ये वायरस किस प्रकार का है, ताकि उस वायरस का पता लगा के संक्रमण का जल्दी से जल्दी निदान किया जा सके। वाइडल किसके लिए पूछ लिया, मान लीजिए पीसीआर ना पूछा, वाइडल पूछ लिया, तो वाइडल किसके लिए है, टाइफाइड के बुखार का पता लगाने के लिए। ये वाइडल किसके लिए है, टाइफाइड के बुखार का पता लगाने के लिए। HbA1c पूछ लिया, फिर क्या करेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए कि HbA1c किसके लिए होता है, ये डायबिटिक रोगियों के लिए होता है, डायबिटिक लोगों के लिए ये टेस्ट किया जाता है। क्लियर। चलिए पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तो पीसीआर टेक्निक एचआईवी वायरस के लिए है, वाइडल टाइफाइड बुखार के लिए है, और HbA1c डायबिटिक लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसके माध्यम से होता है। अरे इतनी बार तो प्रैक्टिस कर चुके हैं इस सवाल की, कितनी बार बताऊंगी मैं यही चीज आपको, जल्दी बता दीजिए। श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मार्क्स आपको लास्ट में बताने जरूर है अपने, भूलिएगा मत। श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो रक्त में किसके माध्यम से होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, जल्दी बताइए किसके माध्यम से होता है। ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा एंजाइम। ल्यूकोसाइट्स किसको हमने जाना था, WBC, और WBC तो शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। प्लेटलेट्स क्या, प्लाज्मा है ये, हमने प्लेटलेट्स क्या पढ़ा था, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में रक्त का परिवहन किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, क्लियर। तो श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। बहुत बार पढ़ा गया सवाल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया गया सवाल है, आप में से मैक्सिमम लोगों से ये बन गया होगा कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, और आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर। चलिए तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, बॉडी में। ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाती है बॉडी में, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। और जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की प्रवहन भी कम हो जाता है, जिससे बीमारियां होती हैं। बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार के ऑर्बिट का उपयोग करता है। बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, परमाणु कक्षा के बारे में बताता है, तो वो किस प्रकार के ऑर्बिट का उपयोग कर रहा है, बताइए। अनिश्चित, निश्चित और स्थिर, आयताकार, अंडाकार। बोर का परमाणु जो मॉडल है वो किस प्रकार की कक्षा का उपयोग कर रहा है, बताइए। आप सबको पता है कि बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया कि जिसमें स्थिर ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित दूरी पर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर बिना ऊर्जा खोए परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये है बोर का परमाणु मॉडल। तो ये जो कक्षा है वो कैसी होगी, सबसे पहली बात तो ये निश्चित दूरी पर है, इलेक्ट्रॉन्स निश्चित दूरी पर हैं। दूसरा है बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगा रहे हैं, बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगा रहे हैं। तो जो बोर का परमाणु मॉडल है वो किस प्रकार की कक्षा का उपयोग कर रहा है, तो ये किस प्रकार की कक्षा का उपयोग कर रहा है, एक निश्चित और स्थिर कक्षा का उपयोग कर रहा है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक निश्चित दूरी और बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कक्षा कैसी है, ये ऑर्बिट कैसा है, एक निश्चित और स्थिर ऑर्बिट है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, एक निश्चित दूरी पे चक्कर लगा रहे हैं और बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कैसी कक्षा होगी, ये ऑर्बिट कैसा होगा जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर है,
बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगा रहे हैं, तो ये पूरा ऑर्बिट कैसा हो जाएगा? ये पूरा ऑर्बिट हो जाएगा एक निश्चित और एक स्थिर ऑर्बिट। तभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर हैं। अगर ये निश्चित नहीं होती कक्षा तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित प्रॉपर दूरी पे नहीं होते, वो कुछ ना कुछ इधर उधर उनका सिस्टम होता। और दूसरा कि ये निश्चित और स्थिर कक्षा पे है। तो बोर के परमाणु मॉडल में किस प्रकार के ऑर्बिट का उपयोग है? एक निश्चित और स्थिर ऑर्बिट का उपयोग है। बोर के परमाणु मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी दूरी पे होते हैं? तो एक निश्चित दूरी पे होते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी दूरी पर है? एक निश्चित दूरी पर होते हैं और बिना ऊर्जा खोए चक्कर लगाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स एक्स्ट्रा भी पता होने चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि एग्जाम हॉल में समस्या ना हो। मस्तिष्क का वो भाग जो शरीर की मांसपेशियों को गति को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क का वह भाग, पहली बात मस्तिष्क का वह भाग के बारे में बताइए जो शरीर की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित कर रहा है? मांसपेशियों की गति को नियंत्रित कर रहा है। ऑप्शन है सेरिब्रम, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, मेडुला। तो बताइए मांसपेशियों का वो कौन सा भाग है जो शरीर की गति को नियंत्रित करता है? मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है शरीर की, तो वो होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है? मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सेरिबेलम, जो शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है। अर्थात ये शरीर की मांसपेशियों को संतुलन और गति प्रदान करता है। तो मस्तिष्क की मांसपेशियों को गति को नियंत्रित करना या गति प्रदान करने का काम किसका है? तो ये सेरिबेलम का काम है। और सेरिब्रम तो आप सबको पता है, मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी है, शायद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया था, कुछ दूसरा क्वेश्चन था। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का, हाँ ये सवाल था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये पूछा था। वहां मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। जो हमने टेस्ट लगाए हैं उसमें ये सवाल पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो उसका आंसर था सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। वहाँ मैंने इन चारों के बारे में आपको बताया था और मैंने सेरिबेलम के बारे में बताया भी था कि ये संतुलन और गति को नियंत्रित करता है। अब देखिए कितना फायदा होता है कि अगर एक जगह हम 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम चारों ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं। अब देखिए पिछले टेस्ट में क्या पूछा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? हमने पढ़ लिया सेरिब्रम, हमने चारों पढ़े। तो आज हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर को गति प्रदान करता है वो कौन सा है? सेरिबेलम। ये हमसे बनने लग गया। सेरिब्रम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये याददाश्त के लिए, याददाश्त, सोचने, समझने, इस सब की क्रियाविधि कहाँ से नियंत्रित होती है? इसी सेरिब्रम से नियंत्रित होती है। तो जो सोचने, सीखने, याददाश्त को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। सेरिबेलम शरीर को संतुलन और गति प्रदान करता है। और ये मेडुला क्या करता है? ये हृदय गति को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। हृदय गति है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। और ये मेडुला कहाँ पाया जाता है? स्टेम के निचले हिस्से में, मस्तिष्क के स्टेम के निचले हिस्से में पाया जाता है। तो अब आपको देखिए, अब आपको 4 ऑप्शन पता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ लेगा, आप जानते हैं सेरिब्रम है। पूछ लेगा कि मानव शरीर में याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को नियंत्रित करने को कौन सा भाग करता है? मनुष्य की याददाश्त और सोचने समझने को नियंत्रित करने का काम कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का? तो वो सेरिब्रम है। मनुष्य के जो पूछा था कि मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है, गति, तो गति को नियंत्रित करने का काम सेरिबेलम का होता है। और मेडुला क्या करता है? जैसे हृदय गति है, ब्लड प्रेशर है, इसको नियंत्रित करने का काम। क्लियर? चलिए, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? बताइए। आपने अभी पढ़ा हृदय के 4 कक्ष होते हैं जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है, फिर वो पंप होता है, फिर शरीर में जाता है, पूरी प्रोसेस जानी है आपने। तो फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया किस संरचना में होती है? ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ओलिया वेली में, नासिका में, कहाँ होती है? बताइए। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? ओलिया वेली में। तो गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? ओलिया वेला में हो रही है। ट्रेकिया क्या करती है? ट्रेकिया आप सबको पता है कि श्वास नली को, ट्रेकिया क्या है? श्वास नली है जो हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। हवा को कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक।
तो गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया किसमें है? गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहाँ होती है? ओलियावेली में होती है। और ट्रैकिया क्या काम करती है? श्वास, ट्रेकिया एक तरह की श्वास नली होती है जो हवा को फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। और ये ब्रोंकाई तो ट्रेकिया की ही शाखा है, ठीक है, आप सबको पता है। ये ब्रोंकाई किसकी शाखा है? ये ट्रेकिया की ही शाखा है। और नासिका से क्या होता है? हम सांस लेते हैं। शुरुआत श्वसन का कहाँ से होता है? श्वसन की जो शुरुआत है वो नासिका से ही होती है। सांस लेने की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? नासिका से ही होती है। तो फेफड़ों में गैसों के जो आदान प्रदान होता है, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो किस संरचना में होती है? तो वो ओलियावेली में होती है। ये ओलियावेली में गैसों का आदान प्रदान होता है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक प्रकार की श्वास नली है। ट्रैकिया क्या है? श्वास नली है जो हवा को कहाँ तक लेके जाती है? फेफड़ों में लेके जाती है। श्वास नली जो हमारे अंदर है वो ट्रैकिया कहलाती है। वो क्या करती है? हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। नासिका से शुरुआत ही होती है श्वसन की, आप सबको पता है। और ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया की ही शाखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये पूछा गया है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है? तो सबसे पहली बात तो लार से किसका पाचन होता है? स्टार्च का। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं लार में पाया जाता है एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। और यहाँ किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन। स्टार्च का पाचन होता है। पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन बताइए, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है, पेट में। और इससे किसका पाचन होता है? प्रोटीन। तो बेसिकली क्या पूछा था? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। और इसमें कहाँ किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन को कौन रिलीज करता है? ट्रिप्सिन को अग्नाशय, अग्नाशय रिलीज करता है। ये हो गया। तो पेप्सिन कहाँ है? पेट में। पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज लार में पाया जाता है, स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, मतलब अग्नाशय रिलीज करता है। और अग्नाशय रिलीज करके क्या करता है? ये अग्नाशय रिलीज करता है और इससे छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन प्रक्रिया होती है। इतना डिटेल पूछेगा नहीं, बट ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब लार पूछा है तो पेप्सिन तो पूछने की संभावना बढ़ जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? एमाइलेज। एमाइलेज में किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। पहला चीज क्लियर कि एमाइलेज पाया जा रहा है लार में और इसमें किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का पाचन। पेप्सिन कहाँ पाया जा रहा है? पेट में। किसका पाचन हो रहा है? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा रिलीज होता है और ये छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम्स है ये। और लाइपेज में वसा का पाचन, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो थोड़ा सा एक नज़र ज़रूरी है इन सब के बारे में कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है। तो लार में पाया जा रहा है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है और इससे प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से रिलीज होता है और छोटी आंत में इसका पाचन होता है। और लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है। क्लियर? लार पूछा था, लार का आंसर है एमाइलेज। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों तक संदेश ले जाने का काम कौन करता है? इससे सरल सवाल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो मानव शरीर में मस्तिष्क से अन्य भागों तक संदेश ले जाने का काम कौन करता है? अन्य भागों से संदेश ले जाने का काम कौन कर रहा है? तो आप सबको पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी कि तंत्रिकाएं हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करने का काम करती हैं और शरीर से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन? हमारी तंत्रिकाएं। चलिए, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान है आपके लिए उसमें मैं वैसे भी ज़्यादा समय नहीं दूंगी आपको, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। HIV वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? बताइए, HIV वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है ये? तो HIV वायरस टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को नष्ट करता है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट किसका प्रकार है? मैंने बताया था लिम्फोसाइट, अभी इसी टेस्ट में बताया है, लिम्फोसाइट्स WBCs का प्रकार है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रकार है।
और WBC क्या कार्य करती हैं? शरीर के इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या काम करने का काम करती हैं? स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जब HIV वायरस होता है, HIV एड्स होता है, तो बॉडी में क्या लक्षण देखने मिलते हैं? जब आपको HIV एड्स या किसी व्यक्ति को HIV एड्स होता है तो उसके शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होता चला जाता है। और हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन कर रहा है? लिम्फोसाइट्स, WBCs। तो सबसे पहले कमज़ोर कौन होंगी? यही लिम्फोसाइट्स और यही WBC कमज़ोर होंगी, क्योंकि जब HIV वायरस के दौरान हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा तो जो चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, HIV वायरस उन्हीं पे हमला करेगा। तो हमारी WBCs हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। लिम्फोसाइट्स मैंने बताया था WBC का ही प्रकार है, ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो HIV वायरस किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लिम्फोसाइट्स प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। क्लियर? थोड़ा सा समझ लिया तो कभी नहीं भूलेगा अब, क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बताना पड़ेगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P = m/v। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। और द्रव्यमान किस में नापा जाता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड। अब जान लीजिए क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन किसका है? बल का है। क्लियर? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मीटर पर स्क्वायर किसका है? त्वरण का। पूछ तो कुछ भी सकता है ना आपसे, आपके एग्जाम हॉल में पूछ तो कुछ भी सकता है। और मीटर पर सेकेंड किसका है? गति और वेग का। बताया तो है नहीं एग्जामिनर ने क्या आएगा, तो हमें तो सब कुछ पढ़ना है। तो मैंने बता दिया संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये। और न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? फोर्स का। मीटर पर सेकेंड त्वरण का। मीटर पर सेकेंड गति और वेग का। चलिए, आंख में प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग क्या कहलाता है? बता दीजिए। आंख में प्रकाश को जो ग्रहण करता है भाग वो क्या कहलाता है? आंखों में प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शंस में है लेंस, कॉर्निया, रेटिना, पुतली। बहुत सरल सवाल है, जल्दी बता दीजिए। आंखों में प्रकाश को ग्रहण करने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? बताइए। प्रकाश को ग्रहण कौन सा भाग करता है? जल्दी बताइए। प्रकाश को ग्रहण करने का काम कौन करता है? आप सबको पता है कि प्रकाश को ग्रहण करने का काम रेटिना करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रकाश है वो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? जब प्रकाश आता है तो वो सबसे पहले कार्निया। कार्निया क्या होता है? आँख का बाहरी भाग। कार्निया में जाता है, ये होता है आँख का बाहरी भाग। फिर प्रकाश कहाँ पहुँचता है? पुतलियों में पहुँचता है, पुतली वहाँ पहुँचता है। और फिर रेटिना द्वारा प्रकाश का एब्जॉर्वेशन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। ये तो आंखों में प्रकाश को ग्रहण करने वाला भाग कौन सा है? रेटिना। सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा कार्निया में, आंख के बाहरी भाग में जाता है। फिर उसके बाद पुतली में प्रवेश करता है, फिर रेटिना में जाता है, जहाँ रेटिना क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। क्लियर? चलिए, ये आपके क्वेश्चंस थे। मुझे बताइएगा आप में से कितने लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगी आपके मार्क्स का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जितने भी क्वेश्चंस थे, 30-29 जितने भी क्वेश्चंस थे, उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। जितने भी सही हो रहे हैं बिंदास बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जो पहले भी बता चुके हैं वो फिर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ से देख रहे हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ के, जब आप सब कमेंट करते हैं कि मैं यहाँ से देख रही हूँ वीडियो, यहाँ से देख रहा हूँ। बड़ा पता नहीं माइंड को सुकून मिलता है और एक मोटिवेशन मिल जाता है कि कल फिर क्लास लेके आनी। तो बताइएगा नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए, और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरह के साइंस के, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के कुछ शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम में अपलोड किए जाते हैं, क्विज अपलोड किए जाते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन चाहिए नए, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, तभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं बोलना भूल गई हूँ वो ये, जो इस क्लास में पहली बार आए हैं, इस क्लास के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है।
प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके कुछ मैराथन क्लासेस डली हुई हैं एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए ही, जो वनडे वाले हैं, रेलवे वाले हैं, बैंक वाले हैं, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, आप सब के लिए वो मैराथन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन साइंस की, वो देख लीजिएगा। जीएस अलग अलग नहीं है किसी भी सब्जेक्ट्स में, जीएस सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम्स में सेम ही है। उसमें भी आपको 100+ क्वेश्चन इसी तरह के प्रैक्टिस करवाए गए हैं हर सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, वहाँ के टॉपिक वाइज आपको 100+ MCQ एक वीडियो में मिल जाएंगे। उन वीडियो को एग्जाम के पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार 2 बार जितनी बार हो सके उसे प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बस मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।